जय हिंद। तो आइए आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम लोग नए चैप्टर में पढ़ने वाले हैं नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति या विश्लेषणात्मक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम इस बार देंगे। ऐसे तो जो 9th में है वो भी पढ़ेंगे, उन्हें भी फायदा करेगा। ये क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अंतिम मौका है और आप कुछ कम पढ़ करके अच्छे रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। और आपको इस टॉपिक में कम से कम तो आपको 15 से अधिक अंक देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मात्र एक चैप्टर को पढ़ करके हम 15 से अधिक अंक प्राप्त कर सकें, तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो में बने रहेंगे और आराम से सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको 15 नंबर या उससे भी अधिक आने की पूरी संभावना है और इस चैप्टर से आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। नियामक ज्यामिति ऐसे टॉपिक को हम लोग देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसे बहुत ही शालीनता से पढ़ाना है। इसमें बहुत सारे टाइप हैं, है ना। आपको उस टाइप पर ध्यान देना है जो टाइप अक्सर एग्जाम में रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछा गया है और कम पढ़ करके बहुत अच्छा नॉलेज प्राप्त करेंगे और अपना नंबर स्कोर को बढ़ा पाएंगे। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। इसमें डिफिनेशन लिखाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा उस टॉपिक में ध्यान देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे। उस मेरा लेक्चर को सुनने के बाद आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो दिक्कत होंगे ही नहीं, प्रयास आपको सब्जेक्टिव में करना है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल आपको छूटने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा जो थ्योरी है उस थ्योरी से आपका सारा क्वेश्चंस क्लियर हो पाएंगे। तो देखिएगा, आज जैसे नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं बारी बारी से कुछ टॉपिकों को लेकर चलूंगा जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो सबसे पहले आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश के बारे में, क्वाड्रेंट, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हम जानते हैं कि नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं, है ना, कि गणित की वैसी शाखा जिसमें ज्यामितीय कथन को बीजगणितीय कथन के द्वारा हल किया जाता है, उसे हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। इसे निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है। यह आप टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इसका खोज 1637 ईस्वी में रेने दकार्ते नामक वैज्ञानिक ने किए, इसलिए रेने दकार्ते को नियामक ज्यामिति का पिता कहा जाता है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब सुन लीजिए, जानकारी आपको मिल गया होगा। बस मेरा कहने का मतलब है आपको मेन टॉपिक जिससे आपको डायरेक्ट नंबर मिले उस टॉपिक को पढ़ना है। मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आज का क्लास में जो भी क्लास जितना भी हो टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं ले चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय लेने पर आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो 3 से 4 नंबर, 2 नंबर मिलना ही मिलना है एग्जाम में, ठीक है। तो आप बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ेंगे और कम चैप्टर को पढ़ करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो बने रहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक और सीखने का करेंगे प्रयास। तो आइए देखते हैं चतुर्थांश को समझने का करते हैं प्रयास। हम जानेंगे चतुर्थांश का परिभाषा। जब 2 अक्षों के द्वारा किसी समतल को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ओके, अब आपको समझना है कि हमारा चतुर्थांश है, कैसे बनेगा भाई। तो 2 अक्ष बना लीजिए आप। 2 अक्ष का मतलब हो गया, एक बनाएंगे हम x, दूसरा x डैश, y डैश। ये हमारा बिंदु है जिसको कहते हैं अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, इसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु कहा जाता है, इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। हम जानते हैं कि ये अक्ष में इस अक्ष को धनात्मक अक्ष कहा जाता है, याद रखेंगे। इस अक्ष को धनात्मक कहते हैं, इधर को ऋणात्मक कहेंगे, और ऊपर वाली लाइन को भी धनात्मक कहेंगे और नीचे वाले को ऋणात्मक कहेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो इसलिए इसे हम लोग प्लस, इसे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस कहते हैं, क्लियर। और प्रत्येक चतुर्थांश को क्या कहा जाता है, सॉरी, इसे चरण भी कहते हैं। प्रत्येक चतुर्थांश, ये जो चतुर्थांश देख रहे हैं आप, इसे चरण या पाद भी कहा
जाता है। इसलिए इसका नामकरण जो होता है ना, इसका नामकरण होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इसी को हम लोग बोलते हैं दिखाने के रूप में, इसको फर्स्ट इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, इसको सेकंड इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, इसको थर्ड इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, इसको फोर्थ इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। याद रखेंगे सभी में सबसे पहले x को लिखा जाता है, बाद में y वाले को लिखा जाता है, फिर इस पहले x को लिखते हैं, बाद में y को लिखते हैं, फिर इसमें भी पहले x वाले को लिखते हैं, फिर y वाले को लिखते हैं, x को लिखते हैं और y को लिखते हैं। सुनना है गौर से, इसको हम बोलते हैं x, x डैश, y, y डैश। x वाले अक्ष को भुज कहा जाता है और y वाले अक्ष को कोटि कहा जाता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या क्या बातें हैं जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। वो बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जानकारी प्राप्त करना है कि किस चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। तो इस चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस। अब देखिए मेरे साथ सीखना है, कभी रटना नहीं पड़ेगा आपको। इस चतुर्थांश में आने के बाद मुझे देखिए तो ध्यान से कि x अक्ष मिला, एक y मिला। मेरे साथ आइए, यहां देखिए इस चतुर्थांश में धनात्मक चिन्ह वाले दो दीवार दिखाई दिया, इसलिए इस चतुर्थांश का जो मान होता है वो प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस होता है, क्योंकि धनात्मक अधनात्मक, इसलिए इसको प्लस प्लस इस रूप में लिख देते हैं। प्लस देने की जरूरत नहीं होती है, छिपा होता है। ओके, इसमें आइएगा, इसका चतुर्थांश का क्या मान होगा। तब पहले हम एक से लिखते हैं, बाद में लिखते हैं बाई। तो देखिएगा इसमें भी दो दीवार मिला, एक ऋणात्मक वाला, एक धनात्मक वाला। तो पहले लिखेंगे ऋणात्मक वाला और बाद में लिखेंगे धनात्मक वाला। क्यों? क्योंकि हम पता है मुझे कि पहले x वाला मान लिखा आता है, बाद में y वाला। तो यहाँ हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में। लेकिन इसमें सिर्फ माइनस देंगे, इसमें नहीं देंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा होता है। इसलिए कहीं भी दिखाई देगा माइनस में 1 और 4, तो उससे हम बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तृतीय चतुर्थांश में देखा जाए तो तृतीय चतुर्थांश में आपको देखेंगे तो ये आपको मिला और ये भी आपको मिला, और दो दीवार में दोनों का दोनों ऋणात्मक है, इसलिए इसका मान माइनस माइनस होता है, और इसमें ये भी माइनस और ये भी माइनस होता है। ओके, इसमें देखिएगा चतुर्थांश में देखिएगा तो पहले हमको x लिखना होता है, बाद में y लिखना होता है, लेकिन एक में धनात्मक है और एक में ऋणात्मक है, इसलिए पहले हम लोग लिखेंगे धनात्मक वाला और बाद में लिखेंगे ऋणात्मक वाला। इसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं प्लस और कोची माइनस। अब आपको एग्जाम में पूछेगा, एकदम फिक्स कर लीजिए, यहां से इसको फिक्स कर लो, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है, क्योंकि बारिश की लगातार बूंदे जब बरसती है, यानी वर्षा की लगातार बूंदे जब बरसती है तो नदी में बाढ़ ला देती है। इसलिए छोटी छोटी बूंदे एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार से यह छोटी छोटी जो नंबर्स ऐड होगा, छोटे छोटे मार्क्स ऐड होते चले जाएंगे, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा स्कोर दिला सकता है आपको। इसलिए किसी को तुच्छ नहीं समझें और आराम से धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें। यह वीडियो खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो एग्ज़ाम में बहुत देना चाहते हैं, एग्ज़ाम 10th का और मैथ में बहुत कमज़ोर हैं और अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं। तो कुछ पढ़ करके आप हमसे सीख सकते हैं और एग्ज़ाम में बिल्कुल अपने दम पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए देखते हैं और आगे समझिएगा, बहुत सारे टॉपिक है इसमें। अब आता है इसमें कि भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं। ठीक है ना, भुज को हम लोग एक्स नियामक भी कहते हैं, या कहीं कहीं एक्स निर्देशांक भी लिखा रहेगा, भुज को भी कहते हैं। ठीक, कोटि को ही कहते हैं हम लोग वाई नियामक या y निर्देशांक,
यानी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। पूछ देगा कि बिंदु -3,4 किस चतुर्थांश में होंगे, तो अंक से मतलब मत रखना, चिन्ह देखना है। माइनस प्लस किस में होता है, तो माइनस प्लस होता है दूसरा में बोलेंगे। पूछेगा -1, -3 कितना किस में होगा, तो माइनस माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में। यानी याद आप कर लीजिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में आपका हो जाएगा माइनस प्लस, तीसरा में हो जाएगा माइनस माइनस, और चौथा लास्ट में हो जाएगा प्लस माइनस। याद रखेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे। तो जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बारी बारी से सारे का हम डिफिनीशन लिखाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आगे। देखिए 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, जो पॉइंट बताऊंगा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मेरा पहला एक स्टार है कि एक्स नियामक या भुज किसे कहेंगे, तो y अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को एक्स नियामक या भुज कहते हैं, अगला है वाई नियामक या कोटि। इसका परिभाषा हो जाएगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को वाई नियामक या कोटि कहते हैं। सुनिएगा, ये दोनों का दोनों बिल्कुल एकदम, मान लीजिए कि ये भी आई है, आपसे कैसे पूछेगा इस बात का गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि बाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी क्या कहलाती है। आपसे पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी क्या कहलाती है। आइए इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ऐसे ही आंसर बोल दीजिएगा। जैसे मेरे पास अक्ष है, ठीक है, अब ये मेरे पास है एक्स डैश, वाई डैश। क्या बोल रहा है आपसे कि एक्स नियामक या भुज क्या कहलाएगा, मतलब एक्स अक्ष वाला क्या कहलाता है, तो कहता है वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई बिंदु है ना, तो ये वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी ही एक्स के जैसा लग रहा है, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी ही एक्स नियामक या क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। इसी को ध्यान देना। अगर मान लो कहीं यहीं भी बिंदु बैठा दिए हैं, तो जो यहाँ बिंदु बना दिए हम, तो ये बिंदु को अगर यहाँ इससे इस पर लंब डाल देंगे तो वह वाई की तरह कहलाने लगेगा, लेकिन एक्स की तरह दिखने के लिए हमको लंब डालना पड़ेगा कहाँ पे, वाई पे। तो इसीलिए कह रहा है क्या कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को एक्स नियामक या भुज कहते हैं। और इसी को अगर उल्टा तरीके से देखा जाए तो कह रहा है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को वाई नियामक या कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को वाई नियामक या कोटि कहते हैं। तो समझने वाली बात है कि अब चेक करके देखिए कि वाई नियामक क्या होता है। तो वाई नियामक उसे कहेंगे जो वाई अक्ष की तरह लगेगा, ठीक है। तो बोलिए अगर मान लिया कि यहाँ पे कोई बिंदु है, तो उसे हम एक्स अक्ष पर लंबवत खींचेंगे तब ना वो वाई की तरह लगेगा। तो इसलिए याद रखेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक्स नियामक पूछा जाए तो बोलेंगे वाई अक्ष से लंबवत दूरी, अगर वाई नियामक पूछा जाए तो बोलेंगे एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। तो बोलेंगे कि एक्स नियामक या भुज किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा वाई अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को एक्स नियामक या क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अगर पूछा जाएगा कि वाई नियामक या कोटि क्या है, तो बोलेगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को वाई नियामक या कोटि कहते हैं। याद रखिएगा नोट में कि एक्स कॉमा वाई किसी बिंदु को लिखा जाता है, पहले भुज होता है और बाद वाली कोटि होती है। तक कहीं अगर गलती से आपको एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन
कि 4,3 लिखा हुआ है, इसमें कोटि का मान बताइए, तो कोटि का मान 3 और भुज का मान 4 हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि आपका ऑब्जेक्टिव छूटेगा। याद रखेंगे, दो अक्ष आपस में जिस बिंदु पर कटते हैं उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक आएगा एग्जाम में तो बोलिएगा 0,0 होता है। चाहेंगे तो आप लिख लीजिए, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। गुड। नियामक का चिन्ह, अगर मान लिया कोई बिंदु है और कोई बिंदु P है, उसका नियामक x, y है, तो याद रखेंगे ये भी नोट करके कि किसी बिंदु का जो नियामक होता है उसे 3 पहिए द्वारा इंडिकेट करते हैं, अर्थात इसका हिंदी में मतलब होता है P का नियामक x, y, और शॉर्ट में लिखते हैं P नियामक का x, y। आई होप आप हमारी बातों को समझे होंगे और इतना तक आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। और भी टॉपिक्स हैं इस पे बना हुआ, बहुत सारा बताने का है, लेकिन आपको इतना बात अगर समझ में आ गया है तो आइए अब हम लोग हेडिंग देते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, और देखने का प्रयास करेंगे कि कम समय में कम पढ़ करके बहुत नॉलेज प्राप्त करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक को, दूरी सूत्र। देखिए, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, इस छोटे से टॉपिक से आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। इससे अधिक अंक भी आते हैं, लेकिन आपको 3 नंबर मिलना ही मिलना है। इस विश्वास पर आप क्वेश्चंस को सीखें कि आपको 3 नंबर प्लस मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप्स में मिलेंगे और 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी मिलेगा, या तो सिर्फ 2 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव मिल जाए, कुछ और भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाए। तो दूरी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, सिद्ध किया जाता है, लेकिन सिद्ध करने से आपका समय बर्बाद होगा, है ना, क्योंकि कम समय बचा हुआ है और आपको एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अगर कहता है, ऐसे समझिएगा, यदि दो बिंदु ए एक्स, वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, x1, y1 तथा v x2, y2 हो, तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी कैसे? तो सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या होगा। तो दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं, कि मेरे पास 2 बिंदु अगर है, एक है A एक है B, इसका x1 y1 और x2 y2, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हमको है। तो यही दूरी सूत्र से AB बराबर सूत्र होता है, x वाले को x के साथ घटा के स्क्वायर, y वाले को y वाले के साथ घटा के स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होगा। या इसी को आप लिखेंगे, बाद में पहले x2 घटा लीजिए माइनस x1 का स्क्वायर, और यहां पर देख रहे होंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके का भी आप फॉर्म को देख सकते हैं, है ना। इस तरीके में से किसी का यूज कीजिए, अंतर नहीं पड़ने वाला है। मैं तो कहूंगा किसी एक को लेकर चलें, चाहे या तो आदत बना लें, या तो x2 माइनस x1 पर चलें, या तो इस बिंदु पर चलें। अब आपको खुद पता चल जाएगा कि यहां पर कोई बिंदु दिया रहे तो उसे मानना है x1 y1, और दूसरे बिंदु को x2 और y2 मानिएगा। क्लियर? और याद रखना, हमेशा एक नोट कहता हूं, नोट, अगर आपको बोलेगा कि मूल बिंदु से बिंदु x, y के बीच की दूरी पूछेगा, तो मान लिया जाए, सपोज दैट आपको समझाते हैं फिगर के द्वारा,
कि मेरे पास दो बिंदु हैं, एक है ए और एक है बी। एक है जो मूल बिंदु है यानी कि 0,0 है, और एक बिंदु है जो मेरा दिया हुआ है x,y, मतलब कोई अंक दिया हो। तो इन दोनों के बीच की दूरी के लिए ना एक फार्मूला होता है, √x का स्क्वायर और प्लस √y का स्क्वायर। ये कब लगेंगे? जब मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा तब। मैं इस पे एग्जांपल कराऊंगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों टॉपिक जो मैंने लिया, इन दोनों सूत्रों पर हम लोग क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो फार्मूला याद रखिएगा, दूरी सूत्र बराबर किसी एक से चलेंगे, और हम कहेंगे आप अगर मेरे साथ हैं तो आप इस फार्मूला से चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अरे पहला को पहला के साथ घटा के स्क्वायर, दूसरा को दूसरा के साथ घटा के स्क्वायर, ठीक है। तो बोलेंगे क्या चाहिए हम लोग? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यदि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हो तो √x² प्लस y²। चलिए, बहुत अच्छा। तो इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि अगर दूरी सूत्र से किसी भी क्वेश्चंस को बनाना हो तो शुरू हम बहुत सारा लाइन में बताएंगे, फिर आपको इतना शॉर्ट बताऊंगा कि 2 लाइन में आंसर होगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूं, बिंदु 3,2 तथा 1,6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब कुछ लोग इसको फिगर बनाने लगते हैं। तो आपको अगर 2 नंबर के में आएगा एग्जाम में तो आप ऐसे लिखिएगा कि माना कि ए का नियामक मान लिया 3,2 और बी का नियामक मान लिया 1,6। तो यहां पर आप देखेंगे तो मुझे निकालना है ए बी। तो ए बी बराबर आप देखिएगा, फॉर्मूला पढ़े हम लोग, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो आप यहां अगर गौर से देखेंगे तो अभी मैंने बताया कि इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। जब बनाते रहेगा तो आपको खुद ब खुद आदत हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखेंगे तो x1 - x2, x1 का मतलब 3 माइनस फॉर्मूला से, x2 का मान 1 का स्क्वायर, y1 का मान दिया हुआ है 1, सॉरी y1 का मान दिया हुआ 2 और माइनस y2 का मान दिया हुआ 6 का स्क्वायर। अंडर रूट घटेगा तो आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस यहां घटेगा तो आएगा माइनस में 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट यहां पर 2 का स्क्वायर 4, जबकि 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 4 हो जाएगा 20। तो ये आंसर हुआ, लेकिन 20 का अगर वर्गमूल निकलता तो निकाल लेंगे। 16 × 5 = 80, 2√5 आएगा। कैसे? तो 20 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाइएगा 10 बार में, 2 से लगाइएगा 5 बार में, और 2 को अगर अंदर दूर रहता तो बाहर 1 निकलता है, और 5 हमारा हो जाएगा इकाई, क्योंकि सिर्फ लंबाई निकालें इसलिए इकाई होगा। यही मेरा क्या है? आंसर है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आप इसको सीख पाइएगा। तो इस टॉपिक पर अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।